एआई एआईएस भी तो नहीं है ना, ये एस भी नया आया है ना। हाँ बोले ऐसा कोई समझ, ऐसा कोई लंबा चौड़ा नहीं, समझ में तो आ गया था, मेरे को 10 मिनट लगे थे हार्डली, बट उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में डालने में टाइम लगता है। ओके ओके। कई बार 50 चीजों को आपको एक ही नमस्कार स्लाइड में फ्रेंड्स। स्क्वीज करना हो ना, तो चलो चैलेंज। संदीप। नमस्कार फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वी हैव आवर गेस्ट स्पीकर सीए दीपक बालूसरिया जी विथ अस। वेलकम सर, वेलकम टू द वेबिनार। वी हैव आवर फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी, तो स्वागत है आपका। वेलकम सर। नमस्कार। फ्रेंड्स, in panel we have our member and a very good speaker, a good friend of mine, CA Pankaj Saraogi ji is here. Welcome Pankaj ji. We have our deputy trainer मेहराज हसन जी, आपका भी स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हम इनकम टैक्स की सीरीज चला रहे हैं, तो कल जैसा आप लोगों ने टैक्स ऑडिट पे डिस्कशन की थी, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप बहुत लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी होगी, कई लोगों से स्किप भी हुआ होगा एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक्चुअली मैसेजेस भी आ रहे हैं डिपार्टमेंट से कि भाई एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइव हो गई है। जो भी रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करा रखा है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम की कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस है। उसमें कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ 26 ईयर्स से कुछ ज़्यादा ही आ रही है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, हमें फाइलिंग में किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे करना है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज हमने दीपक बालूसरिया जी को इनवाइट किया हुआ है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। और इट्स अ वेरी रिलेवेंट फ्रेंड्स, वेदर इट्स अ कंपनी इंडिविजुअल। अगर आपने रिटर्न भी फाइल कर दी है तो फिर भी मेरी सजेशन होगी आप जरूर देखें, कहीं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो स्किप कर गई, कहीं हमें रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है, या अगर है तो हमें करना क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर फाउंडर कन्वीनर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी, प्रोग्राम की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू संदीप जी, द कन्वीनर ऑफ आवर स्टडी सर्किल। मेहराज हसन, डिप्टी कन्वीनर ऑफ द स्टडी सर्किल। आज के कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट पंकज सरावगी, अपने भतीजे कह लो, छोटे भाई कह लो, दोस्त कह लो, प्रोफेशनल कुलीग कह लो, स्पीकर कह लो, बहुत सारे हैं। और ऑफ कोर्स सीए दीपक बालूसरिया जी। जब भी कोई टेक्निकलिटी की बात आती है, चाहे बैंक ऑडिट हो, चाहे टैक्स ऑडिट हो, चाहे इनकम टैक्स की ई फाइलिंग हो, टीडीएस की रिटर्न्स हो, तो एक ही नाम सूझता है, दीपक बालूसरिया। तो संदीप जी ने प्रोग्राम बनाया कि भाई ये 3-4 दिन का लगातार हम इनकम टैक्स पे कुछ सीरीज करते हैं, तो क्या किया जाए। तो दीपक बालूसरिया जी का नाम आया कि भाई इनसे रिक्वेस्ट करें रिटर्न्स पर, या 26AS हो गया, AIS हो गया। तो AIS अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ, तो दीपक बालूसरिया जी ने कहा कि भाई ठीक है, आई विल डेलिब्रेट ऑन दिस 26AS बिसाइड्स दिस एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट, सॉरी। तो मैंने भी पिछले हफ्ते थोड़ा सा ट्राई मार के देखा AIS में क्या क्या है। तो उसमें जो भी आपकी ब्रोकर के अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन और ट्रांजैक्शंस नहीं आ पा रही थी। उस दिन मैंने देखा था कि या तो छोटा क्लाइंट होगा, तो उसमें अगर आपको जो डिविडेंड मिला है वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या आपने एक पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट में खरीदा बेचा, वो सारी ट्रांजेक्शन आ रही है, मतलब टोटल आ रहा है उसका, वो आपने चेक करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ बड़ा रिलीवेंट टॉपिक है। जैसे संदीप जी ने कहा कि अगर रिटर्न भी आपने सबमिट कर दी है, फिर भी आपको गो थ्रू होना चाहिए कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन रह तो नहीं गई, जिससे कि आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा आज हमारे लिए। और जो हमारे डिप्टी कन्वीनर है, इनका भी बड़ा इंटरेस्ट है डायरेक्ट टैक्स में, मेहराज हसन जी। और पंकज जी तो डायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे बच्चों से लेके बड़ों तक पढ़ाने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ आज का बहुत अच्छा रहेगा। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, और आगे भी जो देखेंगे उनका भी स्वागत। और दीपक बालूसरिया जी का तो डेफिनेटली आज के वो हमारे स्टार हीरो हैं, आज के हमारे स्टार स्पीकर हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। इन्हीं शब्दों के साथ वापस संदीप जी के पास, प्लीज प्रोसीड फर्दर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। नाउ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पंकज जी से
कि बीइंग आप कोऑर्डिनेटर, बीइंग पैनलिस्ट, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है और इन बातों का ख्याल रखना है। एक बार आप शुरुआत कर दें, देन विल मूव फर्दर टू दीपक जी। संदीप जी, थैंक यू। सर को नमस्कार, हमारे फाउंडर करता धरता EDSC के। फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कुछ नहीं करता, वैसे ही सम्मान मिल रहा है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नहीं सर, नहीं। पहले भी आपको बोला है सर, आप तो देवकी और यशोदा दोनों हैं EDSC के लिए। फ्रेंड्स, आज के स्पीकर दीपक सर, तो सर का जहां पर भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर सेमिनार होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको सुनूं, और हर बार कुछ ना कुछ मैं गेन करके ही जाता हूँ। फ्रेंड्स, आज के पर्टिकुलर एस्पेक्ट से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मेरे लिए भी बिल्कुल ऑल टुगेदर नया है, तो मैं तो बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। ये है कि हम कहाँ किस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखें। ITR भरते समय किस किस इंटरवल पे इसको चेक करें, क्या हमें इसको रेगुलर बेसिस पे देखना चाहिए, वंस इन ईयर मोर देन एनफ है, और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं जो मेरे डाटाबेस से डिफरेंट हैं, तो मैं उसका किस तरीके से आगे फॉलो अप करूं, क्योंकि पैटी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल, एज एन SSC, आई हैव टू टेक केयर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब पता चल रहा है 500, 1000, 2000, 5000 रुपए का डिफरेंस है, तो क्या उसके लिए मुझे वहां पर अप्रोच करें, नहीं करें? फिर इट इज क्वाइट पॉसिबल बाद में नोटिस आ रहे हैं, तो वो इश्यूज बन रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, बड़ा अमाउंट है तो वी हैव टू टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग। तो दैट इज द मेन थिंग कि हम किस तरीके से इसको आगे लेके चलें। और ऑल टुगेदर नया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दीपक सर कि एक गाइडेंस मिल जाए हम सबको आगे बढ़ने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच पंकज जी। नाउ अब हम दीपक जी की ओर मूव करेंगे। दीपक जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डिलीवरेशन स्टार्ट करें। ओवर टू यू। Thank you, Sandeep. Give me a second, please. Let me share my screen. हम देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है सर। Very good afternoon to everyone. दुर्गादास जी, past president NIRC, and if I am not wrong, past convener of the study circle also, right? Sandeep ji, my friend, colleague, and convener of this study circle. कहीं गलत हो तो प्लीज मेरे को टोक दीजिएगा। मेराज हसन जी, and my co-panelist for the day, पंकज सरावगी जी। I believe हम 2 बार शायद अशोक विहार में भी शायद हम मिले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। Maybe I may be incorrect, because physical seminars हुए भी अब जमाने हो गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा वापस स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट जब संदीप का फोन आया था तो मैंने बोला भाई आपको फिजिकल करना है या वेबिनार करना है? पहले मेरे को लगा कि शायद फिजिकल करना है, तो मैंने कहा भैया वीकडे में आप फिजिकल करने के लिए बुला रहे हो तो मेरे लिए तो बड़ा पॉसिबल नहीं है भाई। आप वीकेंड में बुला लो, संडे बुला लो, आ जाऊंगा, सैटरडे बुला लो, आ जाऊंगा। वीकडे में बुलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे आज की डेट में वर्किंग आवर्स अभी कितने हो गए हैं, क्योंकि अब नवंबर भी सर पे आ गया, दिसंबर भी सर पे आ गई है, दिवाली का टाइम निकल गया, फेस्टिविटी सब पीछे हो गई। इनफैक्ट ये आधा महीना तो छुट्टियों में ही चला गया है, पहले दिवाली की छुट्टियां, फिर छठ की छुट्टियां, तो थोड़ा कमर कसने का टाइम आ गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्टिसिपेंट्स। टॉपिक जैसे पंकज जी ने कहा कि वो नए हैं, तो लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर हियर आल्सो कि मैं भी उतना ही नया हूं जितना पंकज जी हैं, राइट? मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, वो भी 1-2 दिन से ज्यादा की पुरानी नहीं है, उतना ही है जितना आप थोड़ा बहुत ये है कि मैंने थोड़ा सा क्योंकि प्रेजेंटेशन देनी थी तो इसलिए शायद थोड़ा सा मैंने ज्यादा एफर्ट कर लिया, बट अदरवाइज मैं यहाँ देने नहीं आया, मैं भी यहाँ से लेने ही आया हूँ पंकज जी। तो पर्पस अल्टीमेटली ये है कि हम इसको आज डिस्कस करें, इसको ऊपर डेलिब्रेट करें, और बिकॉज हम सबके लिए एक नया है, बिकॉज ये एक चेंज है और एक मेजर चेंज है। दो ये चेंज इन द मेकिंग ही था, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बम फुट गया, इट वाज ऑलरेडी प्लान ईयर बैक। तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज, कैसे एएस देखेंगे, क्या एएस 26 अलग है या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है या उसका भाई बंधु है या उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है,
कैसे इन्फॉर्मेशन निकालें, कहीं हमें डिपार्टमेंट में कोई रिप्लाई देना है नहीं देना, या AIS डाउनलोड करके हर आइटम के ऊपर मुझे कोई रिप्लाई फाइल करना है नहीं करना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सबके दिमाग में घूम रहे होंगे। और इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, तो इसलिए जब संदीप का फोन आया तो मैंने कहा यार यस इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, बिकॉज इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहला सवाल तो ये आया, ये AIS क्या है या ये TIS क्या, बिकॉज एक्चुअली जब हम वर्ड AIS यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एक वर्ड TIS भी इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले ये एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS क्या है। तो मैं एक चीज बता दूं सभी अपने श्रोताओं को और पार्टिसिपेंट्स को कि ये AIS जो है ये कॉम्प्रहेंसिव व्यू है, राइट। अभी तक हम 26 जब हम देखते थे तो हमें एक लिमिटेड विंडो मिलती थी। लिमिटेड विंडो इन द सेंस हमारे TDS कितने कितने कटे हैं, हमने टैक्सेस क्या जमा कराए हैं, हमारे रिफंड कितने हैं, अगर हमने कोई TDS काट के जमा कराया प्रॉपर्टी परचेज करने का वो कितना है। और कुछ एक समय से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई थी कि भाई अगर आपने कोई शेयरों में या कोई FD ली है वो कितनी है। बेसिकली जो SFT से इन्फॉर्मेशन आती थी वो है। तो पहली बात तो ये कि ये कोई 26 AS की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये 26 AS ही है एक तरह का। बट ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस एंड 26 AS इज दैट इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव, राइट। अगर दायरा 26 AS का इतना लूं तो इसका दायरा इतना है, बस फर्क इतना ही है इसके अंदर। फिर AIS का ऑब्जेक्टिव क्या है, सवाल ये आया कि क्यों AIS लाया गया। तो सबसे पहले तो अभी क्या हो रहा था कि अगर आपको याद हो जब हम असेसमेंट कराना जाया करते थे तो एक तो 26 AS हुआ करता था। आई बिलीव जब 26 AS नहीं था और जब 26 AS आया तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लर्निंग कर्व था कि हमें ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी जो आज तक हमें पता ही नहीं थी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो मुझे अच्छी तरह याद है। एक क्लाइंट की हम ऑडिट कर रहे थे, तो जब हमने 26 AS देखा तो पता लगा कि NSDL, राइट, सॉरी NDPL, सॉरी NSDL बोल रहा हूँ, NDPL उस वक्त NDPL था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो NDPL ने जो क्लाइंट है उसके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया होता और उस इंटरेस्ट के ऊपर TDS भी काट रखा था, राइट। पहले में पता ही नहीं लगता था कि भैया अगर आपने ऐसी सिक्योरिटी दी हुई है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की इनकम है। होता क्या था, वो इंटरेस्ट जो है आपका बिजली के बिल में कहीं एडजस्ट हो जाता था, पता भी नहीं लगता था। तो वो जब 26 AS आया तो पता लगने लगा अच्छा ये इंटरेस्ट भी है, बिकॉज अगर ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है तो इट हैज टू बी ट्रीटेड एज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो वो एक चेंज था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 26 AS के आने से क्या फर्क पड़ा। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जिसमें क्लाइंट्स ने जो है बिल बाद में काट रखे थे, राइट। मान लीजिए मैंने एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज आज करी, क्लाइंट ने वो अप्रैल में कर दी और उस अप्रैल के अगेंस्ट सामने वाले क्लाइंट ने मार्च के अंदर TDS काट दिया। तो फिर एक सवाल खड़ा करता था, भाई ये बिल तो बाद में आए हैं लेकिन ये TDS पहले कट रहा, तो पहले क्यों कट रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये एक्चुअली में इसी फाइनेंशियल ईयर में दी गई, राइट। तो आपके देखने का नजरिया चेंज हो गया, आपके सोचने का जो सोच का जो दायरा है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया 26 AS आने के बाद। सेम चेंज अब ये AIS भी लेके आ रहा है। अभी तक हम सिर्फ इतना देखते थे, अब हमें इतना कुछ देखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं और ये बड़ा रीसेंट एग्जांपल है, अभी 2-4 दिन पुराना। संदीप जी ने भी कहा कि भाई रिटर्न ने हमने काफी सारी फाइल कर दिया। तो ऐसे एक क्लाइंट की जब हम रिटर्न भर रहे थे तो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है क्लाइंट के पास। हम जब भी खास करके नॉन बिजनेस असेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने उसको एक क्वेश्चनर भेजा कि भाई आपने कोई शेयरों की सेल परचेज करी है इस साल में। क्लाइंट ने कहा नो। हमने कहा भाई आपकी कोई इंटरेस्ट की इनकम है। क्लाइंट ने कहा नो। हमने कहा भाई तुम्हारे बच्चों के कोई अकाउंट है और उसमें कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है। क्लाइंट ने कहा नो। ठीक है जी, क्या इनकम है। कहता जी सैलरी है, ये थोड़ा सा मेरा ये सेविंग अकाउंट है इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ये 26 AS में मेरा FD का इंटरेस्ट है। ये है बात खत्म। ठीक है जी, मेल पे इन्फॉर्मेशन ली, रिटर्न बनाई, हमने टैक्स वैक्स जमा कराया, रिटर्न फाइल कर दी। अब AIS आया। तो जब AIS आया तो हमारी टीम ने सारे जितनी रिटर्न्स फाइल कर रखी थी सारी खोल खोल के दोबारा से चेक करनी शुरू करी। कहीं ऐसा तो नहीं AIS में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो हमने कैप्चर ही ना करी हो या हमें मालूम ही ना हो। तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ उस क्लाइंट ने उस साल में 54 लाख रुपए के शेयर बेच रखे थे। 54 लाख रुपए के शेयर बेच रखे थे। नॉट ओनली शेयर बेच रखे थे, इनफैक्ट इंटरेस्ट भी था उसका सेविंग अकाउंट के अंदर, जो अलग अलग अकाउंट्स का था जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है।
तो जब मैंने क्लाइंट को भेजा, मैं कहा भाई आपने तो कहा था ये है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया? तो क्लाइंट के पास जवाब नहीं था उस बात को देने का कि ये इनकम कहाँ से है। और मैंने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये इनकम अचानक से उठ के आ गई हो। या तो एक हो कि आपको पता ही नहीं हो, राइट, किसी और की इंफॉर्मेशन आपके खाते में रिपोर्ट कर दी गई। ऐसे भी हम उसको भी डील करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। तो उल्टा क्लाइंट मेरे से पूछता है कि मैं आगे से कैसे करूं। मैं कहा सबसे पहले तो आप अपने हाउस को ऑर्डर में लेके आइए। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो। आप कहते हो शेयर परचेज, मैं कहा शेयर परचेज या तो उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया होगा या आपके ब्रोकर की स्टेटमेंट भी होगी। और ऐसी, और क्या ऐसा होता है कि भैया ब्रोकर ने अपने लेवल पे सब कुछ कर दिया? अल्टीमेटली ब्रोकर करेगा भी तो आपसे पैसा लेगा या पैसा देगा भी ना, उसको भी तो मार्जिन देखना है, राइट। तो अब मैंने कहा भैया अच्छा अभी काम करो, कम से कम मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दो दोबारा से, ताकि हम इस रिटर्न को दोबारा देखें और दोबारा रिवाइज करें। तो हमने अभी जब हमने रिटर्न निकाली तो कम से कम हमारी 30 से 40% रिटर्न ऐसी हैं जो रिवाइज हो रही हैं। किसी केस में टैक्स इंपैक्ट कुछ भी नहीं है, जीरो है। मान लो किसी की 2.5 लाख से नीचे की रिटर्न थी, जब हम रिटर्न फाइल करी तो टोटल इनकम 1.5 लाख थी, वो 1.5 से 2.25 लाख हो गई, नॉट मोर देन दैट। तो एट द एंड ऑफ द डे टैक्स इज जीरो। बट बहुत सारे केसेस में टैक्सेस निकल के आ रहे हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग केस हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अब एक और एंगल देखिए, एएस का एंगल क्या है। आपने एक प्रॉपर्टी किराए पे दी, प्रॉपर्टी आपने जिसको किराए पे थी वो एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक सैलरीड क्लास है। अब सैलरीड क्लास क्या करेगा, जब आप से प्रॉपर्टी रेंट पे लेगा तो ऑब्वियसली वो एचआरए भी क्लेम करेगा, राइट। एचआरए क्लेम करा। अब जब एचआरए क्लेम करा तो आप सबको याद होगा कि 24Q में काफी साल पहले एक चेंज आया था। वो चेंज ये था कि अगर किसी एम्प्लॉय ने एचआरए क्लेम किया है जिसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेंट पेड है, बिकॉज अगर 1 लाख से नीचे का रेंट पे कर रहे हो तो आज की डेट में आपको एचआरए ही नहीं मिलेगा, राइट। एज फार एज या तो आप मिलेगा नहीं, या पहले पहले तो था कि आप डिक्लेरेशन ले आओ लैंडलॉर्ड से, उसका पैन दे दो, अब तो वो भी नहीं मिलता। आप अपने रिटर्न में क्लेम करना चाहें कर सकते हैं, पर आपको आपका एम्प्लॉयर जो है उस पर डिडक्शन नहीं देगा। तो लॉ ये है कि आप जब 24Q फाइल करेंगे बीइंग एन एम्प्लॉयर और आपके एम्प्लॉय ने कोई एचआरए क्लेम किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप 24 फाइल करेंगे 24Q, तो आप उसमें लिखेंगे कि इस एम्प्लॉय ने फलाना फलाना रेंट पे किया और इस लैंडलॉर्ड को पेमेंट करी। अब हुआ ये कि हमारे क्लाइंट ने जिसको प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी उसने अपनी कंपनी को दिया। अब जब कंपनी को दिया और जब हमारे पास एआईएस आया तो पता लगा तकरीबन 3.5 लाख रुपए का कैप है। क्लाइंट ने एक्चुअल में कमाए 3 लाख रुपए और वो रियल फिगर थी। और वहां जो रिपोर्ट हुआ वो 5 लाख रुपए हुआ था या 6 लाख रुपए हुआ था। तो हमने क्लाइंट को भेजा कि भैया ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, बताइए ये आपकी इनकम है या नहीं है। तब उसने फिर जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि उस एम्प्लॉय ने जब अब कंपनी के पास, बिकॉज वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में एक ही प्रॉपर्टी 2 पीरियड में डिवाइडेड थी, 6 महीने उस एम्प्लॉय को दी थी, 6 महीने किसी और एम्प्लॉय को दी थी। जिस एम्प्लॉय को दूसरे को दी थी उसने तो सही रिपोर्ट किया, लेकिन पहले वाले ने क्या किया कि कंपनी को इन्फॉर्मेशन तो दी, पर जब उसने खाली किया तो उसने कंपनी को बताया नहीं कि मैं खाली कर चुका हूँ। तो कंपनी ने क्या किया, पूरे साल का रेंट लिया और उसमें डाल दिया। यानी कि इवन दो प्रॉपर्टी मेरी केवल 6 महीने रेंट पे थी, लेकिन जब मेरे पास एआईएस में इंफॉर्मेशन आई दैट वाज फॉर 12 मंथ्स। अब मेरी सजेशन है संदीप जी, आई रियली डोंट नो बिकॉज लॉट ऑफ मेंबर्स आर पुटिंग देयर मेंबरशिप नंबर इन चैट विंडो एंड इट इज पॉपिंग अप, सो इज इट रियली कंपल्सरी टू शेयर मेंबरशिप नंबर्स विद यू? नहीं सर, कोई कंपलसरी नहीं है। वी हैव पहले भी हम बोल चुके हैं मेंबर्स को कि जब आप लॉगिन कर रहे हो देन वहीं से हम आपकी पिक कर लेते हैं डाटा को। So my request is that all the members to kindly do not put your membership number in chat window because ultimately Sandeep ji is taking care of your CPRs. Thank you so much. तो ये एक केस था। अभी इसको कैसे हम डील कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में इसको समझाता हूँ। तो बट पर्पस ये है कि अभी तक इंफॉर्मेशन एक का एक ही एंगल हम देखते थे, एक सिरा देखते थे। अब जमाना वो आ जाएगा जिसमें उस इंफॉर्मेशन का जो दूसरा सिरा है वो भी आपके सामने आएगा और उसकी रिकंसिलिएशन भी। यानी कि आपको सारे एंगल देखने पड़ेंगे, 360 डिग्री तक सोचना पड़ेगा कि मैं इनकम जो ले रहा हूँ वो सामने वाला कितना दिखा रहा है। सामने वाला क्लेम कर रहा है
तो ये नहीं क्लेम कर सकता भैया मैंने क्लेम कर लिया तो किसको क्या पता लगेगा, नहीं अब ऐसा नहीं है, अब डिपार्टमेंट को मालूम है, राइट। तो इन पर्पस देखिए आप, एम्प्लॉय कितना क्लेम कर रहा है और मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ गैप नहीं होना चाहिए। तो जब गैप होगा ऑब्वियसली एक फीडबैक का ऑप्शन है, उस पर हम जाएंगे देखेंगे, तो प्रॉब्लम जो है होंगी, लोगों को नोटिस आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि हर केस में ही नोटिस आएंगे, रिस्क एनालिसिस भी होगा, उसके बेसिस पे आपको नोटिस आएंगे। पर्पस ये है कि जो पहले मिनी असेसमेंट्स हुआ करती, देखिए अगर आप आज से 20 साल पहले की असेसमेंट देखेंगे तो इन छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर भी असेसमेंट्स हुआ करती थी। अब धीरे धीरे करके ये जो असेसमेंट है, जो इनको मिनी असेसमेंट्स करते हैं, ये सारी की सारी कंप्यूटर बेस्ड हो जाएंगी, और फिर जो बड़े इश्यूज बचेंगे केवल वो ही आपकी असेसमेंट तक जाएंगे। अब टीआईएस क्या है और एआईएस क्या है? एआईएस जो है आपका हर लाइन आइटम का ब्रेकअप है। अगर मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग आ रहा है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग किस किस बैंक से कितना कितना है वो आएगा एआईएस में। मैं जब टीआईएस की बात करूंगा तो वो समराइज्ड फॉर्म में है, वो समराइज्ड फॉर्म में एट द सेम टाइम, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है, इट शोज प्रोसेस्ड वैल्यू एंड डिराइव्ड वैल्यू, राइट। अभी प्रोसेस्ड वैल्यू क्या है और डिराइव्ड वैल्यू क्या है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेज से आ रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रेंट की बात करी, या मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको सेक्शन 194 आईए के अंदर टीडीएस काटना होता है। ऐसे ही जो रजिस्ट्रार है वो एसएफटी फाइल करता है, तो आप देखेंगे एक ही इंफॉर्मेशन दो जगह से आ रही है। तो जब दो जगह से आ रही है तो रिपोर्टेड क्या, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 1 करोड़ इधर से आया, 1 करोड़ इधर से आया, रिपोर्ट हुआ, एएस में क्या नजर आएगा, 2 करोड़ रुपए। तो ये तो हो गया रिपोर्टेड वैल्यू। तो सिस्टम क्या करेगा, बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक्स वो इसको मैच करने की कोशिश करेगा और देखेगा डुप्लीकेशन तो नहीं है। तो डुप्लीकेशन होने के बाद फिर हो सकता है वो जो एक अमाउंट है उसको छोड़ देगा, जो बैलेंस अमाउंट है उसको लेगा, एंड द रिजल्टेंट वैल्यू इट विल बी कॉल्ड एज द प्रोसेस्ड वैल्यू। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जहां पे इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट आ रही है। डिविडेंड की बात करते हैं, या मान लीजिए एफडीआर की बात करते हैं, मेरा एफडी पे भी टीडीएस कटा, एट द सेम टाइम मेरी एक एसएफडी भी फाइल हुई एफडीआर की, तो जब सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया तो एक फिगर को उसने हटा दिया। लेकिन ये जो प्रोसेस्ड वैल्यू है ये केवल आपको टीआईएस से ही मिलेगी। एआईएस के अंदर जितनी भी लाइन आइटम रिपोर्टेड है वो सारी की सारी आपको दिखती चली जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया एफडीआर का, टीडीएस कटा वो भी एआईएस में नजर आएगा, एसएफटी रिपोर्ट हुई वो भी एआईएस में नजर आएगी। लेकिन टीआईएस क्या करेगा, रिपोर्टेड वैल्यू अलग दिखाएगा और फाइनली प्रोसेस्ड वैल्यू कितनी है वो अलग दिखाएगा। अब इसकी लीगल बैकग्राउंड क्या है, तो ये जो एआईएस की हम बात करते हैं ये मई 2020 में ही इसका लॉ आ गया था, नोटिफिकेशन नंबर 30/2020। इसने एक रूल इंसर्ट किया, रूल 114I, गलती से मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, 114I, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो द प्रिंसिपल DGIT/DGIT सिस्टम और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम shall upload in the registered account। रजिस्टर्ड अकाउंट का मतलब ये आपका जो पैन पे जो रजिस्टर्ड है, आप जो ई फाइलिंग पे आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है, एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म 26AS। यानी कि ये जो एआईएस है ये आपके फॉर्म 26AS से इंडिपेंडेंट नहीं है, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर 26AS इटसेल्फ। इनफैक्ट जब हम अभी अगली स्क्रीन देखेंगे तो देखेंगे एक्चुअली में ये 26AS ही है और कुछ नहीं है, राइट। अब इसमें इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, इसमें इंफॉर्मेशन आने के कई सोर्सेज हो सकते हैं। एक, आप जो टीडीएस रिटर्न्स फाइल करते हैं वो कहाँ जाती है, वो अल्टीमेटली डीजीआईटी सिस्टम्स के पास जाती है। आप एसएफटी फाइल करते हैं वो कहाँ जाती है, वो डीजीआईटी सिस्टम्स के पास जाती है। आप टैक्सेस भरते हैं वो कहाँ जाती है, वो डीजीआईटी सिस्टम्स के पास जाती है। आपके रिफंड है, आपके डिमांड है, वो कहाँ जाती है, आपके डीजीआईटी सिस्टम में जाती है। आपकी 3B, आप जो 3B फाइल करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, वो भी आपके डीजीआईटी सिस्टम के पास जाती है। यानी कि और उसके अलावा भी डीजीआईटी सिस्टम कई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो लॉ ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो डीजीआईटी सिस्टम के पास है उसको वो इंफॉर्मेशन एआईएस के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर भरनी होगी, अपलोड करनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले शुरू में सरावगी जी ने एक सवाल पूछा था कि मैं कब कब चेक करूं, तो इसकी पीरियोडिसिटी जो चेक करने की वो वैसी है जैसे आप अपने 26AS की चेक करते हैं, राइट। अगर मैं एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप ऑन ए रेगुलर बेसिस आप अपना 26AS चेक करते हैं, भाई मैंने ये
सप्लाईज करी थी, इस पे मेरा टीडीएस कटा था, मेरा टीडीएस रिपोर्ट हो गया न्यू डे, जो प्राइमरली हम देखते हैं, बट इसके अलावा हम बाकी चीजें भी देख सकते हैं। बट सवाल है कि हर 3 महीने में देखने पे क्या सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एसएफटी से फ्लो कर रही है, और एसएफटी वी ऑल नो इट्स एन एनुअल एक्टिविटी, इट्स नॉट अ पीरियोडिक एक्टिविटी। हर 3 महीने में नहीं आएगा। 3 महीने में क्या आएगा आपका? केवल टीडीएस और टीसीएस से जो डाटा है वो आपका एआईएस में फ्लो करेगा। वो बेसिकली 26 में फ्लो करता है, वो आपका एआईएस में भी फ्लो करेगा। उसके अलावा इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? वो आपकी प्राइमरली एसएफटी से आएगी। आई थिंक आज की डेट में काफी सारी एसएफटीज हैं, तो जिस एसएफटी आपसे रिलेटेड है उसका इंफॉर्मेशन उसमें फ्लो करेगा, और वो एनुअल बेसिस पे होगा। तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैन ऑलवेज चेक इट। अब जो रिवाइज्ड 26 एएस कह लीजिए या एआईएस कह लीजिए, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी और किस किस पार्ट में डिवाइडेड है। तो उनको इसे 6 हिस्सों में उन्होंने उसको डिवाइड किया। पहला, टीडीएस डिडक्टेड और कलेक्टेड, जो शुरू से ही है 26 ईयर्स के अंदर। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो आपकी एसएफटी है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो आप अपने चालान जमा कराते हैं। अब वो चालान आपका जो आप फॉर्म 280 के थ्रू कराते हैं वो भी आएगा, 281 नहीं आएगा। एट द सेम टाइम जो आपने 194 आईए, आईबी, आईसी, राइट, जो टीडीएस काटे और जमा कराया चालान, उसकी इंफॉर्मेशन भी आएगी। कोई रिफंड आया तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आएगी। कोई डिमांड आपके ऊपर रेज करी गई, उसकी इंफॉर्मेशन भी आएगी। कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अगर आपकी अंडर इनकम टैक्स लॉ, उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें कैप्चर होगी। और कोई कंप्लीट हो चुकी है उसकी इंफॉर्मेशन भी आएगी, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई या 148 की हो गई तो वो आएगी। इवन दो मैंने अभी अभी मेरे हाथ में ऐसी एएस आई नहीं है जिसके अंदर ये पेंडिंग प्रोसीडिंग या कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स नजर आई हूं, बट वी आर स्टिल बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग ऑल द एएस एंड टीएस, तो मे बी इट मे बी देयर। ये एज पर रूल जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो इसका टाइटल कुछ और नहीं है, ये फॉर्म 26 एएस ही है। तो बेसिकली उन्होंने फॉर्म 26 एएस का जो नाम है अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कर दिया है। तो 26 एएस में क्या क्या होता है सर? आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जैसे मैं अपना एएस देख रहा था, तो जो एड्रेस एआईएस में आ रहा था और जो एड्रेस पैन रिकॉर्ड में आ रहा था वो थोड़ा डिफरेंट था। मे बी जब एआईएस जनरेट हुई थी तब वो एड्रेस ना हो या एड्रेस कुछ और पिक करा हो, तो वो आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट कि एड्रेस यहाँ पे कौन सा। इनफैक्ट मेरे इनकम टैक्स पोर्टल के प्रोफाइल में भी जो एड्रेस है वो भी डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम, सिर्फ एक स्टेप रह गया चेक करना, शायद ट्रेसेस में कहीं एड्रेस तो जो है मेरा अभी जो मेरा अपना पर्सनल एड्रेस है वो पुराना तो नहीं है, बट इफ आई रॉन्ग शायद वो भी नहीं है। बट इसमें एड्रेस आ रहा था, मेरे ऑफिस का एड्रेस आ रहा था, पुराना एड्रेस आ रहा था, कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, पर हमें उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि ये एआईएस या ये जो टीआईएस है ये हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? कहाँ से मिलेगा ये? क्या इनकम टैक्स के पोर्टल पे मिलेगा या इसका कोई डेडिकेटेड पोर्टल है या इनसाइट पोर्टल पे जाऊं, राइट? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो आज की डेट में चाहे आपको इनसाइट पोर्टल पे लॉगिन करना हो प्राइमरीली, या आपको एएस डाउनलोड करनी हो, या आपकी कंप्लायंसेस पूरी करनी हो, तो उन सबका एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है, और वो है आपका इनकम टैक्स पोर्टल। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करें अपने यूजर आईडी पासवर्ड से, राइट, जैसे आप रूटीन में करते हैं। उसके बाद आप जब ऊपर जाएंगे मेन्यू के ऊपर, आपको ये नजर आएगा, आपको ये ऑप्शन नजर आएगी सर्विसेज की। संदीप जी, कैन यू सी अ मूविंग डॉट ऑन योर स्क्रीन? यस सर, नजर आ रही है। ओके, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन है, सर्विसेज में जाइए और सर्विसेज में आप जाएंगे, सबसे नीचे आपको ये नजर आएगा एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। इनफैक्ट अगर आपको ये आईटीडी आरईआईएन आपको देखना है, या आपको आईटीडी आरईआईएन रजिस्टर करना है, या
आपको जो आपकी कंप्लायंस स्टेटमेंट है सेक्शन 206AA के अंदर, या जो आपके अभी रिसेंट आई है कि आपका जब आपने टीडीएस काटना होता है तो पिछले 2 सालों में जो सामने वाली पार्टी है उसने रिटर्न भरी है नहीं भरी, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो उन सब की ऑप्शंस भी आपको यहीं से ही मिलेगी, राइट, सर्विसेज के थ्रू ही। तो आपको क्लिक करना है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन जब आप क्लिक करें तो ध्यान रखिएगा कि आपके कंप्यूटर के ऊपर जो पॉपअप की ऑप्शन है वो डिसेबल्ड ना हो, तो वो ऑन होनी जरूरी है, राइट। अगर वो डिसेबल्ड है तो उसको इनेबल करिए, बिकॉज अगर वो डिसेबल्ड होगी तो राइट हैंड साइड में कहीं क्रॉस मार्क नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और उसको इनेबल कर लीजिए, राइट, बिकॉज वो एक नई विंडो में खुलेगा। और ये एक्चुअली में इनसाइट जो पोर्टल है हमारा उसके थ्रू खुलती है, राइट। तो आप इस पे क्लिक करें, नई विंडो खुलेगी। तो जब आप नई विंडो खुलेंगे तो आपको जो एआईएस का जो होम पेज है वो नजर आएगा। अब ये जो अभी आते हैं कि ऑप्शंस कैसे कैसे कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो एआईएस या ये जो टीआईएस है इसको डाउनलोड अभी कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड करने के 2 फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। एक आप पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे आप अपना 26S डाउनलोड करते हैं आज तक जो है, सेम वे में आपको पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम 26AS की एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करते थे और वो टेक्स्ट फाइल हम अपने रिटर्न बनाते वक्त इंपोर्ट करते थे, सिमिलरली अब चूंकि धीरे धीरे डिपार्टमेंट जेसॉन फॉर्मेट की तरफ बढ़ रहा है, तो आप ये जो जेसॉन फॉर्मेट है इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और जेसॉन में भी कर सकते हैं। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि दोनों ही जो फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट हो चाहे वो जेसॉन फॉर्मेट हो, दोनों ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इनफैक्ट हमारी जो 26AS थी वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, सिमिलरली जेसॉन भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पीडीएफ भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। वो पासवर्ड क्या है अभी हम बताते हैं। अब व्यू कैसे करेंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। अब 3 ऑप्शन है आपके व्यू करने के। आपने पीडीएफ डाउनलोड करी, पासवर्ड डालिए, आप अपने देखिए जैसे देखते हैं, प्रिंट आउट निकालना चाहें प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपको डाउनलोड नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइट पर जैसे हम 26AS देखते आए हैं आज तक, सिमिलरली आप साइट पर ही ऑनलाइन भी व्यू कर सकते हैं अपने एआईएस को भी टीआईएस को भी। इनफैक्ट एक दूसरे में आप जंप भी कर सकते हैं। आप टीआईएस पे है तो एआईएस पे जा सकते हैं, एआईएस पे है तो आप ऊपर से क्लिक करें टीआईएस पे भी जा सकते हैं। आप वो सब भी नहीं करना चाहते, जो फैसिलिटी आपको ऑनलाइन मिल रही है वही सेम फैसिलिटी आपको ऑफलाइन में मिल रही है, एंड दैट इज थ्रू ऑफलाइन जावा यूटिलिटी। अब ऑब्वियसली ऑफलाइन जावा यूटिलिटी के लिए डाटा चाहिए, वो डाटा कहां से आएगा, वो आपके ये जो जेसॉन फॉर्मेट है इसके थ्रू आएगा। पीडीएफ व्यू, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ ऐसी कुछ नजर आएगी आपको, राइट। ऊपर टाइटल होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट हैंड साइड पे इनसाइट का जो पोर्टल का जो लोगो है वो नजर आएगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब पासवर्ड क्या है, पासवर्ड वही है जैसे जैसे हम ITR-V को डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के लिए हम यूज करते थे, लेकिन फर्क सिर्फ ये आ गया कि पहले हम ये जो पासवर्ड था ये लोअर कैरेक्टर्स में था आपका, पैन फॉलोड बाय योर डेट ऑफ बर्थ इन DD MM YY फॉर्मेट। अब चेंज ये आ गया कि रादर देन द लोअर केस इट इज इन द अपर केस, राइट। है वैसे ही पासवर्ड जैसे हम पहले देखते थे। तो जब आप ऐसे डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा, वही पैन, आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट। और उसके बाद आपकी एक्चुअल जो AIB है, AIS है, वो स्टार्ट हो जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन व्यू कैसे देखेंगे, तो जब आप लॉग इन करेंगे और AIS पे क्लिक करेंगे, राइट, तो आप देखेंगे ये ऊपर 3 नजर आ रही हैं आपको मेन्यू में आइटम्स, इंस्ट्रक्शंस, AIS, एक्टिविटी हिस्ट्री। तो आप AIS पे क्लिक करिए, राइट। अब लेट्स से मेरे को AIS देखना है तो आप इस वाले हिस्से में आए, राइट। तो जैसे आप इसी वाले हिस्से में आएंगे ये बल्ब का जो बटन है ये जल पड़ेगा, राइट। इसका मतलब है कि अब ये वाली ऑप्शन जो है ऑन है। आप अगर इस तरफ आएंगे TIS के ऊपर तो यहाँ बल्ब का ऑप्शन नजर आएगा, तो आपको जिस भी ऑप्शन पे जाना है उस पर आप क्लिक करें। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बटन नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे आइकन नजर आ रहे हैं, ये है डाउनलोड का। यानी कि अगर आपको AIS डाउनलोड करनी है तो आप इस पे क्लिक करिए, आपको TIS डाउनलोड करनी है तो आप इस पे क्लिक करिए। अभी हम ऑनलाइन व्यू पे चल रहे हैं, तो अब जब आप ऑनलाइन व्यू पे जाएंगे तो आप देखेंगे जगह जगह मैंने यहाँ पे ये क्लिक के जो आइकन्स बना रखे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल 2021 की ही ऑप्शन नजर आ रही है। आप यहाँ जाएंगे तो आपका पैन और आपका जो फुल नेम है वो नजर आएगा, राइट। अब ये क्यों ऑप्शन दिया मुझे नहीं मालूम, मे बी फ्यूचर में कुछ और लाने की जद्दोजहद हो या कुछ दिमाग में चल रहा हो, मे बी। बाकी
को भी आप शायद लिंक करने की कोशिश कर रहे हो पैन के साथ, मान लीजिए आपकी टीडीएस रिटर्न को लिंक करना हो या कोई और इन्फॉर्मेशन लिंक करनी हो, एसएफटी को लिंक करना हो, मे बी, राइट, आई रियली कांट कमेंट राइट नाउ, बट देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ड्रॉप डाउन, बट उसमें आपका सिर्फ नाम और पैन नजर आएगा। फिर जैसे आपने इस पिछली स्क्रीन के ऊपर देखा, यहाँ मैं ये डाउनलोड कर सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ पर भी एक डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे। एक सेकंड होल्ड करना सर। My apologies, there was some very urgent call, so I had to take it. So we were talking कि यहाँ पे ये अलग-अलग ऑप्शंस है आपके सामने। अगर मैं TIS पे क्लिक करूंगा तो आपको ये TIS नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी, राइट। ऐसे जब मैंने TIS पे क्लिक करा तो जब आप नीचे आएंगे आप देखेंगे ये अलग-अलग कैटेगरीज में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नजर आनी शुरू हो गई। डिविडेंड, right, interest from saving bank, interest from deposit, purchase of immovable property, purchase of time deposit, right। अब अगर मान लो मैं बात करता हूँ परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अब परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दो सोर्सेज से कैप्चर हो रही है। एक आपका 194 IA में जो आपने फॉर्म 26 QB फाइल किया होगा उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन कैप्चर होती है, एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन जो आपकी कैप्चर होती है वो कैप्चर होती है आपके SFT के थ्रू, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्लाइंट के केस में यहां नजर आ रहा है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज्ड वैल्यू इज 2,08,05,173, बट एट द सेम टाइम जो ड्राइव्ड वैल्यू है वो केवल 69,59,418 आ रही है। अब ये ड्राइव्ड वैल्यू कैसे आई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और प्रोसेस्ड वैल्यू कैसे आई। अब हुआ ये कि जब 184 IA में इंफॉर्मेशन कैप्चर की गई थी वहां पे जो वैल्यू थी फॉर द पर्पस ऑफ 194 IA वो डिफरेंट थी, लेट्स से 1.25 करोड़ रुपए है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रार के एंगल के ऊपर तो रजिस्ट्रार के पर्सपेक्टिव से जो रजिस्ट्री में जो वैल्यू डाली वो वैल्यू डिफरेंट थी, तो इसलिए सिस्टम ने जब उसको प्रोसेस्ड करने की कोशिश करी तो वो प्रोसेस्ड करते वक्त उसको डीडुप्लीकेशन नहीं कर पाया, बिकॉज इंफॉर्मेशन यहाँ अलग है यहाँ अलग है, तो सिस्टम को समझ में नहीं आया कि ये डुप्लीकेशन है, करेक्ट। अब इंटरेस्टिंगली इस पर्टिकुलर केस के अंदर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, इसमें ज्वाइंट होल्डर है, तो एक्चुअली में तो प्रॉपर्टी बिकी 1.25 करोड़ रुपए की, राइट, या 1.5 करोड़ रुपए की, जो भी एक करोड़ की ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, 2 करोड़ की 1 करोड़ की ले लेते हैं, पर उसमें 2 ओनर हैं, राइट। एक ओनर का 50 लाख का शेयर है, दूसरे ओनर का 50 लाख का शेयर है, तो जब 194 IA फाइल हुआ, राइट, तो एक ओनर ने फाइल किया 1 करोड़ रुपया, आई मीन 50 लाख रुपया। रजिस्ट्रार ने जब वो इन्फॉर्मेशन दी तो रजिस्ट्रार ने तो पूरी वैल्यू पे दे दी, उसने दी पूरी लेट्स से पूरे 1 करोड़ रुपया। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो सिस्टम ने क्या किया 50 लाख इधर से उठाया 1 करोड़ इधर से उठाया, दोनों को क्लब किया और यहाँ दिखा दिया 1.5 करोड़, बट एक्चुअली में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो तो केवल 50 लाख की है, तो ये ड्राइव्ड वैल्यू फिर कैसे आई, ये ड्राइव्ड वैल्यू आई थ्रू फीडबैक। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे फीडबैक क्या है। तो फीडबैक के थ्रू ये हमने अपने क्लाइंट का इंफॉर्मेशन ठीक कराया, ठीक है कि बेसिकली सिस्टम को बताया कि भाई ये इंफॉर्मेशन यहाँ डुप्लीकेट है, आपको केवल ये कंसीडर करनी है और ये वाली कंसीडर नहीं करनी है। तो फाइनली ड्राइव्ड वैल्यू आपकी ये देखिए, अगर आप देखेंगे 69,59,418 है और इसको उसने रेड भी कर दिया। ऐसे जब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट की, यहाँ पे उसने सही कैप्चर किया सिस्टम ने, सिस्टम के पास TDS की इंफॉर्मेशन भी आ रही थी, सिस्टम के पास SFT की इंफॉर्मेशन भी आ रही थी। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 वैल्यूज नजर आएंगी वहां पे, रिपोर्टेड वैल्यू, प्रोसेस्ड वैल्यू एंड ड्राइव्ड वैल्यू। रिपोर्टेड तो वो है जो एक्चुअल में रिपोर्ट हुई, तो मान लीजिए लेट्स से यहाँ पे 1.25 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो उसने क्या किया 1.25 लाख यहाँ से लिया, 1.25 लाख यहाँ से लिया, तो उसने यहाँ 2 लाइन आइटम्स बनाई 2.5 लाख रुपए की, ठीक। लेकिन प्रोसेस्ड क्यों करी, उसने डीडुप्लीकेशन हटा दी,
उसको समझ में आ गया कि नहीं भाई ये तो सेम ही वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज मैच कर रही थी। जितनी वैल्यूज TDS रिटर्न में रिपोर्टेड थी और जितनी SFT में रिपोर्टेड थी वो एग्जैक्ट मैच कर रही थी, तो उसने वो डीडुप्लीकेशन करी और प्रोसेस्ड वैल्यू फाइनली उसने सिंगल ली। और ये स्टिल अगर मान लीजिए ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसी कोई इनकम है जो आपको लगता है कि गलत है, तो थ्रू फीडबैक हम उसको ड्राइव्ड वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ी देर में देखेंगे उसको और लाइव डेमो भी करेंगे उसका जो। तो ये आपका ऑनलाइन व्यू है। अब थर्ड जो ऑप्शन है मेरे पास वो है ऑफलाइन यूटिलिटी की तरफ। अब ये ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे डाउनलोड है, राइट? अगर हम 2 स्टेप पीछे आए, यहाँ पे आए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन है। तो जब आप AS पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको ऐसा सा कुछ नजर आएगा। देखिए ना यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी आपके सामने। इसमें 3 ऑप्शन आ रही हैं आपके सामने, AIS PDF, AIS JSON for AS utility and AIS consolidated feedback। ये हम बाद में देखेंगे consolidated feedback क्या है। तो जब आपको JSON डाउनलोड करनी है तो सबसे पहले आप इस पे जाएं और ये जो फाइल है यहाँ पे, इस पे क्लिक करें आप, और आप अपनी जो JSON फाइल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज माइंड इट, JSON आप जो डाउनलोड करेंगे इट विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, राइट? अभी हमने JSON फाइल तो डाउनलोड कर ली, बट उसके लिए हमें यूटिलिटी भी तो चाहिए जिसमें हम उसको व्यू कर सकेंगे, उस पर कोई एक्शंस है वो ले सकेंगे। सुशील अरोड़ा जी ने हाथ खड़ा कर रखा है। सुशील जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर विंडो के थ्रू डाल दीजिए। मुझे लगेगा कि मुझे आपसे बात करनी है, देन आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट एंड आई विल अलाउ यू। सो इन द मीन टाइम, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज लोअर योर हैंड। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन एंड आंसर विंडो के थ्रू डाल सकते हैं, नॉट थ्रू चैट विंडो, क्वेश्चन एंड आंसर विंडो। तो एक एस्पेक्ट तो हमने देख लिया एंड दैट इज योर JSON फाइल। व्हाट अबाउट द यूटिलिटी? हम वो देखूंगा कहाँ, राइट? तो उसके लिए आपको एक जावा यूटिलिटी है जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो चाहिए। तो करना क्या है, जब आप अगेन लॉग इन करें सर्विसेज से AIS, जब AIS पे जाएंगे तो आपको ये होम पेज ऐसा नजर आएगा कि खुलेगा। पिछले स्टेप्स के अंदर हमने AIS के थ्रू गए थे, अब हम इस स्टेप में रिसोर्सेज के थ्रू जाएंगे। तो सबसे पहले आप रिसोर्सेज पे क्लिक करें। रिसोर्सेज पे क्लिक करके यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन नीचे नजर आएगी यूटिलिटी की, उस पे क्लिक करें। इधर यूजर मैनुअल ट्रेनिंग मटेरियल भी है। ट्रेनिंग मटेरियल बेसिकली PPT वगैरह है। अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करती हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते, उन सबके ट्रेनिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं। कुछ FAQs भी डिपार्टमेंट ने रिलीज किए, वो भी वहाँ अवेलेबल है। तो फर्स्ट स्टेप में रिसोर्सेज, सेकंड स्टेप में आप क्लिक करें यूटिलिटी पे, एंड थर्ड स्टेप में आपको ये जो आइकन नजर आ रहा है जिसपे 70 MB लिखा हुआ है, उस पे आप क्लिक करें। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसी एक जिप फाइल में यूटिलिटी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल के अंदर एक EXE फाइल है। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूशन फाइल। तो उसको आप एक्सट्रैक्ट करिए और उसको रन कर दीजिए। आपको कोई सेपरेटली इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप उसको रन करेंगे इस यूटिलिटी को, तो वो कुछ ऐसी नजर आएगी, राइट? ऐसी, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं 1 नंबर के अंदर, तो ऐसे आपको नजर आएगी, राइट? उसमें एक पेज सा नजर आएगा, उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब JSON फाइल मेरे पास आ गई है और मैंने यूटिलिटी भी डाउनलोड करके रन कर लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, वो जो आपने JSON आपने डाउनलोड करी है उसको इसमें इंपोर्ट करेंगे, राइट? तो आप इंपोर्ट बटन में क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे एक पासवर्ड की जो विंडो है वो खुलेगी पॉपअप। तो आप उसमें पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं भी अगर आपको याद हो तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें इंस्ट्रक्शन में ही लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहीं पर उसने लिख रखा है कि आपका पासवर्ड कैसे रहेगा। तो जब आप पासवर्ड डालेंगे कंफर्म हो जाएगा, तो ये आपको नजर आएगा AS फाइल इंपोर्टेड सक्सेसफुली फॉर सो एंड सो पैन एंड फॉर सो एंड सो फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे TIS नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको यहाँ AIS नजर आएगी। तो अगर आप AIS नजर आएगी तो आप देखेंगे ऐसे नजर आएगा आपको। अगर आप देखेंगे तो ये वही चीज है जो शुरू में नजर आ रही थी, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम। अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है, अगर मैं इसी क्लाइंट की केस में 2 स्टेप पीछे आता हूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे डिविडेंड की इंफॉर्मेशन आ रही है 6808, और जब मैं AIS में जाता हूँ तो ये नजर आ रही है 80 रुपए की। अब सवाल है कि दोनों में गैप कैसे आ गया?
गैप नहीं है, क्योंकि टीआईएस जो है वो सभी सोर्सेज से कंबाइन करके आपको इंफॉर्मेशन दिखाता है, और एआईएस के अंदर आपको अलग अलग सोर्सेज का अलग अलग डाटा नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये केवल टीडीएस में है, राइट, जो टीडीएस में रिपोर्ट हुआ, फिर ऐसे एसएफटी की इंफॉर्मेशन आएगी वो अलग है। तो सिस्टम ने क्या किया, टीडीएस प्लस एसएफटी उसको कंबाइन किया और टीआईएस में दिखा दिया, और जहां पॉसिबल हो सका बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक्स, जो डीडुप्लीकेशन थी उसने डीडुप्लीकेशन हटाई और वो आपको दिखा दी। देन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो ऐसी अगेन जो आप इन पे क्लिक करेंगे, ये जो साइन है आपके ब्रैकेट की, जो साइन है पॉइंटेड ब्रैकेट्स जो है, ग्रेटर देन लेस देन जिसको कभी कभी हम बोल देते हैं, ये जो ग्रेटर देन वाली जो ब्रैकेट है साइन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग से एक्सपेंड हो जाएगा ये, और आपको सारा नजर आ जाएगा। अभी तक हमने समझा कि एएस क्या है, एएस को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, एएस को हम व्यू कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन व्यू करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपने पीडीएफ में देखना है तो वो कैसे नजर आएगी, अगर आपकी यूटिलिटी में देखना है तो कैसे नजर आएगी। अब मान लीजिए उस इंफॉर्मेशन में कोई गलती हो गई, एक तो गलती हो सकती है, दूसरा इंफॉर्मेशन किसी और पर्टेनिंग ईयर की थी, आपके आ गई, तीसरा इंफॉर्मेशन आपके पैन की है नहीं किसी और पैन की है, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ऐसी कई तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई जिन जहां भी आपको लगता है कि ये गलतियां हैं आप हमें फीडबैक दीजिए। अब उन्होंने वर्ड देखिए, इंटरेस्टिंगली वर्ड यूज किया उन्होंने, फीडबैक, राइट। यानी जब मैं बात करता हूँ फीडबैक की, तो क्या ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, ये हम समझते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि फीडबैक क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले भाई जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल सही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आधी सही है आधी सही नहीं है, यानी कि पार्शियली करेक्ट है, राइट। ये किसी और पैन या किसी और असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, राइट। हो सकता है आपने प्रॉपर्टी ली हो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, आपने प्रॉपर्टी ली हो पिछले साल, बट रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट करी हो इस साल, तो उस केस में फिर वो अदर पैन या अदर असेसमेंट ईयर का दायरे में आ जाएगी। ये डुप्लीकेट है, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी 194 आईए वर्सेस एसएफटी, डुप्लीकेट है, या ये ऑलरेडी कहीं और इंक्लूड हो गया। तो जैसे हमने एक केस में फीडबैक फाइल किया था, तो वो जो डुप्लीकेसी थी वो हमने हटाई। इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, हम मना ही कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, राइट। और इन सब में नहीं है तो कस्टमाइज्ड फीडबैक, तो फिर उसके ऊपर फिर आपको फीडबैक देना पड़ेगा अपने हिसाब से। जो भी फीडबैक आप देंगे वो सारा का सारा फीडबैक आपके एआईएस में कैप्चर हो जाएगा, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेराइव्ड इंफॉर्मेशन। अभी अगर मेरे पास मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जो फीडबैक आया उसको सबमिट किया तो कैसे नजर आता है। तो जब वो जो आप फीडबैक देंगे, जो चेंजेस करेंगे आप, बेस्ड ऑन दैट वो जो डेराइव्ड वैल्यू है उसमें इंपैक्ट आएगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार सबमिट कर दिया तो मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ये मेरे को एक नहीं कई कॉल्स आके मेरे पास आ चुकी हैं कि भाई ये एएस तो हमने डाउनलोड कर लिया, इसको भरे कहाँ। यानी कि एएस तो आपने डाउनलोड कर लिया, तो क्या मुझे हर इंफॉर्मेशन पे टिक करना है कि हाँ ये ठीक है, हाँ ये गलत है, हाँ इसमें इंफॉर्मेशन सही नहीं है, या जो भी आपका फीडबैक है उसके ऊपर जो है, राइट। क्या मुझे ये फीडबैक प्रोवाइड करना मैंडेटरी है? तो सर जनाब आंसर है नो, इट इज प्योरली ऑप्शनल। तो अगर आप देखते हैं कि भैया सब सही है, आपको कोई फीडबैक देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका देखते हैं कि ओवरलैप है, डुप्लीकेशन है, जैसे मैंने टीडीएस वर्सेस एसएफटी का बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, और सिस्टम ने ऑलरेडी उसका टेकन केयर नहीं करा उस ओवरलैप को जो है, तो उस केस में आप, मेरी एडवाइस यही है सभी को कि आप जरूर फीडबैक प्रोवाइड करें। इन्फॉर्मेशन गलत है, जरूर फीडबैक प्रोवाइड करें, राइट। किसी और असेसमेंट से उसका रिलेशन है, जरूर फीडबैक प्रोवाइड करें, रादर देन कि कल को डिपार्टमेंट आपके पास आए और आपको कोई मैं नोटिस तो नहीं कहूंगा वर्ड, बट पहले भी आते रहे लोगों को कि आप इन्फॉर्मेशन ये आ रही है, आप प्लीज बताइए। कि आपको याद होगा पुराने पोर्टल के अंदर भी एक ऑप्शन ऐसी आती थी, नॉट थ्रू दिस ऑप्शन बट सम अनदर ऑप्शन, जहाँ पे मैं जाके कहता था हाँ ये इंटरेस्ट मेरा है, या मैंने रिटर्न इसलिए फाइल नहीं कर रखी बिकॉज मेरी इनकम कम थी, एंड सो इस तरह के हम पहले भी सबमिशंस देते आए हैं। तो उस केस में मेरी सजेशन है कि आप ये फीडबैक जरूर देंगे अगर कुछ चेंज है, बट अगेन ये सबमिशन भी मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है तो आपको देनी देनी है, राइट। मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि देनी चाहिए, राइट।
बिकॉज अगर आप देंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन होगी, और फिर सिस्टम बेस्ड ऑन, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि उस इंफॉर्मेशन का एक ही एस्पेक्ट, उस इंफॉर्मेशन का दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है, राइट। मान लीजिए आप इंफॉर्मेशन डिनाई करते हैं, तो हो सकता है उस केस के अंदर फिर फर्दर प्रोसीडिंग हो, डिपार्टमेंट करे, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल, राइट। फिर सवाल आया कि क्या मैं, अगर मान लीजिए मैंने एक सबमिट किया, फीडबैक दिया कि नहीं इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा ये नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे से ही रिलेटेड है, तो क्या मुझे रिवाइज करनी चाहिए? तो यस, आपको रिवाइज भी करनी चाहिए, और रिवाइजन की ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट विद रीजंस। फिर आपको रीजंस बताने पड़ेंगे कि मॉडिफिकेशंस के क्यों आप मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट, उसके आपको रीजंस देने पड़ेंगे। अब ये फीडबैक कैसे कैसे फाइल हो सकता है? एक तो जब आप ऑनलाइन व्यू करते हैं टीएस को, वहीं आपको ऑप्शन नजर आती है कि आप ये फीडबैक जो है वो सबमिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी जो जेसोन फाइल है उसको अपने सिस्टम में लाएं, सिस्टम में बैठ के आराम से उसको देखें, और उस पर एक एक के ऊपर आप अपना जो फीडबैक है वो उसमें रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद एक एक्सपोर्ट फाइल जनरेट होगी फीडबैक की, उसको लें और उसको अपलोड कर दें। अब अपलोड कहाँ करेंगे? अगर आपने ध्यान से देखा हो शुरू के अंदर, ये अगर इस स्क्रीन पे वापस आता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा बटन बना हुआ है ऊपर की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड एज अपलोड। तो आपको फिर वो यहाँ अपलोड करना है। तो जब आप अपलोड करेंगे तो आपको ऐसे मेल और एसएमएस आएंगे। अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पे एक मेल आई हुई है, तो ये आप जब फीडबैक प्रोवाइड करेंगे तो उस फीडबैक को पहले वो अपलोड लेगा, फिर वो प्रोसेस करेगा। तो जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो उस प्रोसेस का जो रिजल्ट है उस प्रोसेस का, वो आपको मेल आएगा, और उसमें लिखा होगा कि आपने क्या क्या फीडबैक दिया और क्या क्या उसका इम्पैक्ट है। ऐसे आपको आपके मोबाइल पे एसएमएस भी आएंगे, राइट। जनरली आपको एसएमएस ये भी सब आ रहे हैं कि आपकी एआर जो है या एएस जो है वो रेडी है डाउनलोड करने के लिए, आप देख सकते हैं। So with this, my basic presentation is over. Let's see इस सब चीजों को हम ऑनलाइन कैसे करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन की शेप में ही किया है। संदीप जी, may I suggest that you pause recording? हेलो, Can you pause recording? Because अब थोड़ा सा सेंसिटिव डाटा हो सकता है शेयर करना। सर मैं एक बार करवा रहा हूँ रिकॉर्डिंग पॉज करने को, है ना। 1 मिनट सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। नो प्रॉब्लम। इन द मीन टाइम मैं बाकी जी, से खोल लेता हूँ। सर अगर आपके पास होस्टिंग राइट्स है तो यू कैन स्टॉप इट, यू डोंट हैव टू कॉल एनीवन। We disclose only in case when it is not stock in trade. Right. Although वहां पे जहां तक मेरे को ध्यान है ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आता है कि स्टॉक इन ट्रेड है या नहीं है। अब अगर मेरा बिजनेस ही रियल एस्टेट का, तो हाउ कैन आई डिस्क्लोज सच ए ह्यूज इंफॉर्मेशन इन द आईटीआर? बिल्कुल। टाउनशिप डेवलप कर रहा हूँ, 800 फ्लैट्स है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता चला 800 में से 600 की सेल हो चुकी है, 200 बाकी पड़ी इन्वेंट्री। दैट सीम्स थोड़ा सा वहां पर उन्होंने बना दिया कि जितना इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाए वेल एंड गुड, जो रह जाएगा ठीक है। तो प्रैक्टिकल डिसीजंस यू हैव टू टेक, और मेरे हिसाब से और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। संदीप जी। मेरा की आवाज कंटिन्यू करें। आई थिंक अभी भी संदीप सर की आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है। थोड़ा गुनगुना पानी पीना पड़ेगा इनको। आज भाभी जी ऑफिस आई हुई हैं। I request Durgada sir to for the concluding remarks. भाई बड़ा बढ़िया रहा। मतलब ये देखिए दीपक भोलूसरिया जी तो इस मास्टरपीस इन दिस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों में वो बड़ा फिट है, एकदम अपने को बड़ा फिट रखते हैं। तो आगे की सोचते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कैसे करना है। जो रिटर्न भरने में समझता हूँ अगर हम उस पर इनकम टैक्स की साइट पे जाके करें तो 2-3 घंटे लगा देंगे एक रिटर्न भरने में, वो उतना टाइम नहीं लगाएंगे। एनीवे बहुत अच्छा रहा, और पंकज जी का साथ मिला है कि उन्होंने रेक्टिफिकेशन के बारे में पूछ लिया, तो उससे थोड़ा सब लोगों को फायदा हुआ। दैट इज वेरी गुड।
अब हम कब मिल रहे हैं? 19 को मिल रहे हैं पंकज जी के साथ में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। चलिए, तो मैं समझता हूँ सभी लोग ज्वाइन करेंगे। और संदीप, अगर आप बोल पाएंगे तो बोल लीजिए, नहीं तो ऐसे मुस्कुराते रहिए, हमारे डिप्टी कन्वीनर से काम चलाएंगे हम। आप प्रॉपर वोट ऑफ थैंक्स करें सर, महराज जी। जी, सेमिनार बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, और ये जो एआईएस का बेसिकली नया कॉन्सेप्ट आया है, तो बहुत सारे लोगों ने आईटीआर फाइल कर दी, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं थी, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेमिनार रहा सरकार। एंड थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच दुर्गादास सर, थैंक यू सो मच संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बट थैंक यू सो मच। सो 19th के सेमिनार में आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन। ए बिग थैंक्स टू दीपक भोलू सरियाजी इन एब्सेंशिया, क्योंकि आज का वही हमारे हीरो थे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स जो 2 घंटे हमारे साथ रहे। और जैसा बताया 19 तारीख को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, उसके दौरान जो भी क्रिटिकल इश्यूज आते हैं उनको हैंडल करेंगे पंकज सरावगी जी, एक्सेप्ट फॉर्म 7 ITR 7, उसके अलावा बाकी सारे करेंगे। तो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ज्वाइन। थैंक यू टू ऑल।